Hi friends, welcome back to study classes. So my dear friends, in this session we are going to discuss the previous year questions which have been asked in UGC NET 2022 examination from the unit business finance. तो इस सीरीज में आपके साथ बेसिकली डिस्कशन चल रहा है यूजीसी नेट 2022 के पेपर पे सभी शिफ्ट के सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत मेहनत हमारी भी यहाँ पे लग रही है और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रही है कि अगर आपको ऐसे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसमें बहुत मेहनत लग रही है। आई डोंट थिंक कि कोई और डिस्कस कर पा रहा है इस बार जो सवाल पेपर में आए थे, क्योंकि उनका लेवल काफी हाई हमें देखने को मिला था। और ये सवाल आपको किस तरीके से अप्रोच करने चाहिए ये चीज भी मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे आप आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। तो अगर आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन यहाँ पे बनाए रखिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि आपके लिए और ऐसे सेशन हम ला सके। फिलहाल आज का जो डिस्कशन है बिजनेस फाइनेंस पे उसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, as per which one of the following approaches a firm finances a part of its permanent working capital with short term financing। देखो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, कुछ परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, कुछ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि आपकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो आप लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करो और जो आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म से कर लो, क्योंकि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो पैसा आपके बिजनेस में परमानेंटली लगे रहने वाला है। तो अगर आप उसे शॉर्ट टर्म से करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म पैसे को तो आपको फटाफट से वापस भी करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर रहे हो तो इसका मतलब है आप रिस्क ले रहे हो, आप एक अग्रेसिव अप्रोच फॉलो यहाँ पे कर रहे हो। आप मॉडरेट अप्रोच की तरफ नहीं जा रहे हो, आप बिल्कुल कंजर्वेटिव तो हो ही नहीं यहाँ पे, आप अग्रेसिव अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो पैसा बिजनेस में परमानेंटली लगा रहेगा उसका भी कुछ पार्ट आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पूरा कर रहे हो। तो दिस इज वेरी रिस्की, दिस इज एन अग्रेसिव अप्रोच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके साथ अप्रोच कोर्स के अंदर डिस्कस की गई थी, तो उम्मीद करते हैं सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, hypothesis of the irrelevance of dividends is based on which of the following critical assumptions? Investors are able to forecast future prices and dividends with certainty. Firm has a given investment policy which does not change. All financing is done through retained earnings. There are no taxes, perfect capital markets in which all investors are rational। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको assumptions बतानी है हाइपोथेसिस की। अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके अंदर ये सारी assumptions को आप टिक कर सके, तो आपको यहाँ से कुछ assumptions तो निकालनी ही पड़ेंगी। तो देखो जी, हमारे पास जो assumptions दे रखी है, पहली assumption दे रखी है कि इन्वेस्टर फ्यूचर प्राइसेस और डिविडेंड्स को सर्टेनिटी से फोरकास्ट कर सकते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं, इन थ्योरीज के अंदर, सभी थ्योरीज के अंदर कुछ ऐसा ही assumption रहता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी जानकारी है, इन्वेस्टर्स रैशनल हैं, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है। ऐसी हमारी assumptions हमेशा ही रहती हैं। तो ए और ई ये तो हम हमेशा लेके चलते ही हैं assumptions, तो इनको तो आप पहले ही टिक कर दीजिए, ए और ई तो आपकी आनी ही चाहिए। अगर मैं इस ए और ई के हिसाब से देखूं तो मुझे ऑप्शन 3 का आंसर लग रहा है, बट फिर भी एक बार और नजर घुमा लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए चीजें। देयर आर नो टैक्सेस, हाँ ऐसी assumption भी उन्होंने ले रखी थी। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसी assumption तो नहीं ले रखी थी कि सारी फाइनेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग से कर रहे हैं, बल्कि काफी सारी थ्योरीज में आपको ऐसी assumption दिखती है कि 100% डिविडेंड पे आउट कर दे, रिटेन्ड अर्निंग नहीं रखा। तो इसे अभी स्किप करते हैं। द फर्म हैज अ गिवन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी व्हिच डज नॉट चेंज, तो हाँ assumption तो ऐसी ही रहती है कि हमारी पॉलिसी कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसी assumption भी है। तो ए, बी, डी और ई को बिल्कुल हम यहाँ पे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। तो आई थिंक अगर आपने ए और ई को पकड़ लिया, उससे आप अपना आंसर यहाँ पे पकड़ सकते थे। ई वाला पॉइंट तो डेफिनेटली सबने पकड़ लिया होगा, बट हो सकता है बाकियों को पकड़ने में थोड़ा सा समय लगाओ, बट अगर आपने थोड़ा सा इस पे सोचा होगा, दिमाग लगाया होगा, तो आप डेफिनेटली पकड़ पाए होंगे। और देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सवाल पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम लगाना भी पड़ जाता है, क्योंकि हर सवाल में आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है ऑप्शन को देखकर। तो टाइम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे सवालों के अंदर। प्यारे दोस्तों, मॉडल की जो assumptions है आपके साथ डिस्कस की हुई थी, परफेक्ट कैपिटल मार्केट वाली भी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी, कि कोई टैक्सेस नहीं होते, इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको मालूम थी तो आई थिंक आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे।
चलिए जी, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सवाल आ गया। न्यूमेरिकल को देखकर अक्सर काफी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। सवाल को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ फर्म हैज 10% perpetual debt of rupees 1 lakh. The tax rate is 35%. Which one of the following is the after tax cost of capital assuming that the debt is issued at 10% premium? तो हमारा 10% perpetual debt है 1 लाख का। तो यानी कि हमारा जो इस डेट के ऊपर 1 लाख के डेट के ऊपर इंटरेस्ट होने वाला है वो कितना होने वाला है? 10,000 होने वाला है। हमने ये डेट को इशू किया था 10% प्रीमियम पे, यानी कि 1 लाख की बजाय इसे मैंने 1,10,000 पे इशू किया था यहाँ पे। और प्यारे दोस्तों, हमारा जो टैक्स रेट दे रखा है वो 35% का दे रखा है। तो आप जानते हैं कि हमारा ये जो आएगा रेट निकलकर, इसे 1 माइनस टैक्स रेट भी करना पड़ेगा, इसको 0.65 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर यहाँ पे निकलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास 6500 डिवाइडेड बाय 1,10,000 बनने वाला है। और इसे मैं अगर सॉल्व करने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा, तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा परसेंटेज टर्म्स में मुझे निकालना है, तो इसे 100 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहाँ पे ये मेरे पास बेसिकली बन रहा है 650 बाई 11। तो ये देखो, अगर 660 बाई 11 होता तो मेरा सीधा सीधा यहाँ पे ये मेरा नहीं, 660 बाई 11 तो नहीं बनेगा, मैंने आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ, ये 65 बाई 11 बनेगा। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, 65 बाई 11 बनेगा। देखो, अगर ये 66 बाई 11 होता तो सीधा सीधा 6% आ जाता। तो 6% तो नहीं है, 6% से थोड़ा सा कम मुझे देखना है, 6% से थोड़ा सा कम, यानी कि मेरा ऑप्शन जो मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 5.91% ही कर रहा है। तो इसी को मैं करेक्ट आंसर यहाँ पे मना लूंगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट का फॉर्मूला आपके साथ कोर्स में डिस्कस किया हुआ था, तो आई थिंक आपने बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, असर्शन और रीजन दे रखे हैं। असर्शन दे रखा है, बाय स्विचिंग टू लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स द इन्वेस्टर एक्वायर्स एन एसेट हुज प्राइस फ्लक्चुएट्स एज इंटरेस्ट रेट्स वेरी। तो देखो, कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करता है। देखो, कोई भी बॉन्ड अगर आप परचेज करते हैं ना, कोई भी आप बॉन्ड परचेज करते हैं तो उसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है। जैसे उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट है, तो ये हमारा फिक्स है। अब मान लीजिए ये 6% का बॉन्ड आपने 1,000 का खरीदा था। अब अगर मार्केट में हमारा इंटरेस्ट रेट घट कर 5% रह जाए, तो क्या इस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? सर, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% रह चुका है, बट ये बॉन्ड हमें अभी भी 6% दे रहा है, तो ये बॉन्ड तो महंगा हो जाएगा, इस बॉन्ड की कीमत बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1,000 से ज्यादा हो जाएगी, लेट्स सपोज 1,100 हो जाती है। ऐसे ही अगर हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट 6% से बढ़ के 7% हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला बॉन्ड हमें मार्केट से कम रिटर्न लाकर दे रहा है, तो फिर इस बॉन्ड को कोई 1,000 पे नहीं खरीदेगा, इस बॉन्ड को 1,000 से नीचे ही खरीदने को लोग तैयार होंगे। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 1,000 से कम, लेट्स सपोज 900 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट के अंदर वेरिएशन रहता है, फ्लक्चुएशन रहती है, और कहीं ना कहीं एक इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। रीजन दिया, बॉन्ड प्राइसेस फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज। तो बिल्कुल यही चीज मैंने आपको बताई कि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आपके बॉन्ड प्राइसेस यहाँ पे गिर गए, यही चीज हमने यहाँ पे देखी। एंड राइज व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल, तो इंटरेस्ट रेट जब आपका फॉल किया तो आपका यहाँ पे बॉन्ड प्राइस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, बॉन्ड प्राइस आपका यहाँ पे बढ़ गया। तो ये चीज बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और फ्लक्चुएशन वाले पॉइंट को ही रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 1। प्यारे दोस्तों, वैसे तो जो बॉन्ड्स का टॉपिक है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, डिटेल में उनकी पढ़ाई हम नहीं करते हैं, बट फिर भी जो कुछ बॉन्ड्स के बेसिक चीजें हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जुड़ी बेसिक चीजें हैं, आपके साथ कोर्स में कवर की गई थी। और यहाँ पे आपको बताया भी गया था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनका प्राइस फॉल करता है जब इंटरेस्ट रेट राइज करता है, और उनका जो प्राइस है वो राइज करता है जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है। तो ऐसी बेसिक जानकारी अगर आपके पास थी तो आई थिंक आप इस सवाल को दिमाग लगा के आंसर लगा सकते थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विद रेफरेंस टू वर्किंग कैपिटल। हायर नेट वर्किंग कैपिटल लीड्स टू हायर लिक्विडिटी एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी तो आपके पास ज्यादा होगी, बट ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक कर दिया तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो सकती है। उस पैसे को कहीं और लगाते तो कुछ प्रॉफिट कमाते, बट अब वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हेजिंग अप्रोच, करंट एसेट शुड बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो प्यारे दोस्तों, हेजिंग अप्रोच तो बात करती है कि आप मेच्योरिटी देखिए, उस हिसाब से यहाँ पे मैचिंग कीजिए, तो आपकी परमानेंट और
टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को आप क्लासिफाई कीजिए, परमानेंट को लॉन्ग टर्म से कीजिए, टेम्परेरी को शॉर्ट टर्म से कीजिए, ऐसी बात करती है। तो सारे करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म से करना है ऐसी बात नहीं करती है, तो क्लासिफिकेशन करके हमें यहाँ पे फाइनेंस करना रहता है, तो ये भी गलत है। There is an inverse relation between length of operating cycle of a firm and its working capital requirement. तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि कितने समय में आप अपने रॉ मटेरियल को, अपने जो गुड्स है उनको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। तो अगर इसमें आपको ज्यादा समय लग रहा है, अगर आपका जो लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है ज्यादा है, तो उसमें फिर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, आपका ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक्ड रहेगा। तो अगर किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 90 डेज का है, तो मतलब 90 डेज तक उसका पैसा ब्लॉक्ड रहता है, तो 90 डेज के लिए फिर उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ जाने वाली है। जिसका ऑपरेटिंग साइकिल, जिसका ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, लेट्स सपोज 30 डेज का है, तो फिर उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि 30 दिन में उसका पैसा रिलीज हो जाता है और वो उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर सकता है, तो उसका ज्यादा समय तक पैसा ब्लॉक्ड नहीं रहता है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल उतना ज्यादा देर पैसा फंसा रहेगा और इसीलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। जितना कम ऑपरेटिंग साइकिल, पैसा कम समय फंसा रहेगा और हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाती है। Trade-off plan in general is considered an appropriate financing strategy for working capital. तो प्यारे दोस्तों, जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल हमें यहाँ पे रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बात होती है ट्रेड ऑफ की, कि ट्रेड ऑफ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा आप वर्किंग कैपिटल अपने पास रख लेंगे तो फिर आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत कम वर्किंग कैपिटल अपने पास रखेंगे तो लिक्विडिटी इफेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ लेकर आना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारी कहीं ना कहीं सही बन जाती है, और ये जनरल सी स्टेटमेंट है और इसे आप सही भी कह सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स काफी स्पेसिफिक है और उनमें गलतियां है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का ही यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेड ऑफ की बात आपसे करी गई थी, हेजिंग अप्रोच की, वर्किंग कैपिटल साइकिल की भी। तो ये सारी बातें अगर आपने पढ़ी हुई थी तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट लीड टू कैपिटल रैशनिंग। तो प्यारे दोस्तों, कैपिटल राशनिंग अगर आप समझते हैं तो कैपिटल राशनिंग का मतलब होता है कैपिटल की किल्लत। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि कैपिटल राशनिंग को लीड करते हैं, कैपिटल राशनिंग में रिजल्ट करता है। तो ऐसे कौन से रीजंस यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से आपको हो सकता है कैपिटल ना मिले, आपकी कैपिटल कम हो। इम्परफेक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट, तो बिल्कुल कैपिटल मार्केट्स हमारी परफेक्ट नहीं होती हैं, तो वो एक रीजन डेफिनेटली बन सकता है। रिलक्टेंस टू ब्रॉडन द इक्विटी शेयर बेस फॉर द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कई बार हम खुद भी और इक्विटी कैपिटल नहीं डालना चाहते, क्योंकि हम जितनी ज्यादा इक्विटी कैपिटल डालेंगे कंपनी के अंदर उतने शेयर होल्डर्स और बढ़ जाएंगे और फिर वो भी कंट्रोल डिमांड करेंगे कंपनी का, और अगर वो हम नहीं चाहते हैं तो फिर हम खुद से रुक जाएंगे, खुद से और कैपिटल नहीं लाना चाहेंगे। तो ये रीजन हो सकता है कि हम कैपिटल को कम रखें। इनएबिलिटी टू मैनेज, अब देखो पैसा अगर है तो उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। हो सकता है आपने ये बात कहीं से सुनी भी हो। तो अगर आप ज्यादा कैपिटल को मैनेज नहीं कर सकते फिर आप कम कैपिटल से ही काम करेंगे। डेफिशिएंसीज इन मार्केट इंफॉर्मेशन व्हिच माइट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, तो बिल्कुल यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमारी जो मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन है, मार्केट के अंदर जो जानकारी है वो परफेक्ट नहीं है और उस वजह से आपको कैपिटल अवेलेबल नहीं हो रही है। तो मार्केट के अंदर हो सकता है कुछ ऐसा अभी चल रहा हो, ट्रेंड चल रहा हो कि लोग ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रहे कंपनीज में, तो उस वजह से भी फिर आपको कैपिटल राशनिंग फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट, तो अगर कैपिटल मार्केट एफिशिएंट है, बिल्कुल सही से काम कर रही है, तो फिर आपको वैसे तो कैपिटल राशनिंग की दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं होना चाहिए। बाकी वाले जो पॉइंट है कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल राशनिंग से रिलेट कर जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो हमारा ए, बी, सी और डी का आंसर हमें दिख रहा है। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें इन पांचों को इंक्लूड किया हो। देखो वैसे भी अगर आप इम्परफेक्शन को ले रहे हो तो फिर एफिशिएंसी तो आपको नहीं लेना चाहिए, इम्परफेक्शन को ले रहे हो तो फिर परफेक्शन एफिशिएंसी को कैसे ले सकते हो। ए को लिया तो ई को तो काटना ही पड़ेगा, और बाकी बी, सी और डी तो लॉजिकली बन ही रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। सारे पॉइंट्स आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए हुए थे, और यहाँ पे आपको इम्परफेक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट, डेफिशिएंसी इन द मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, और इसके अलावा बाकी भी जो सारे पॉइंट्स हैं, इनएबिलिटी टू मैनेज दी प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें, रिलक्टेंस टू ब्रॉडन फॉर फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड थे। तो अगर आपने नोट्स को भी एक बार गो थ्रू किया होता, रीड किया होता, तो फिर भी आप इस सवाल को आसानी से हैंडल कर लेते। तो प्यारे दोस्तों, रटी रटाई चीजों का तो जमाना चला गया है।
बट फिर भी कई चीजें बिल्कुल नोट से उठकर एग्जैक्टली आ जाती है, और अगर आप उनको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अभी कमजोर है और आपको और अपनी प्रिपरेशन को अभी दुरुस्त बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which among the following information shall be disclosed for all public issues of shares irrespective of their issue price? तो जब भी कंपनी पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स लेकर आती है, आईपीओ वगैरह लेकर आती है, तो काफी सारी जानकारी इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज की जाती है। कंपनी की पूरी एड आती है, ऑफर डॉक्यूमेंट आता है, न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा कि पूरी एड उसकी आई होती है, काफी जानकारी उसमें दी रहती है। तो कौन सी जानकारी देना जरूरी है, ऐसा सवाल पूछ रहा है। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्री इशू पीई रेशियो, एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन लास्ट 3 इयर्स, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन लास्ट बैलेंस शीट। तो आई डोंट थिंक कोई याद करके गया होगा, कोई रट के गया होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। जनरली सब यही सोच रहे होंगे कि सारी जानकारी देते ही होंगे, बट ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ऑल ऑफ द अबव दे रखा हो। आपको एक ना एक को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो किसको एलिमिनेट किया जाए, ये यहाँ पे आपके पास एक दुविधा अराइज हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये जो सवाल है, आई डोंट थिंक कि किसी ने प्रॉपरली दिमाग लगा के सही किया होगा, इसमें सबने गेस वर्क ही लगाया होगा। और फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है उसे आप याद कर लीजिए, ताकि आगे अगर ऐसा सवाल आए तो फिर आप उसे हैंडल कर पाए। फिलहाल आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी देनी होती है इशू के अंदर, उसमें आपका अर्निंग पर शेयर आता है, प्री इशू पीई रेशियो भी आता है, एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आता है, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर भी आता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं आता है। तो ए, सी, डी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों ये सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसकी लिस्ट में आपको यहाँ पे दे रहा हूं, अब इसे आप ध्यान रखना कि जो भी हमारा कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट आता है, जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंपनी को डिस्क्लोज करनी रहती है। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखना, अगर ऐसा सवाल दोबारा पूछते हैं फिर आपकी गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, A prudent financial policy suggested by Mary's hypothesis to maximize balanced growth rate of a firm is based on which of the following financial ratios? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो मेरिस हाइपोथेसिस है वो कहती है कि आपके जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं और आपके जो मैनेजर्स हैं, उनके गोल्स यहाँ पे अलग हो सकते हैं। और अगर हमें इन दोनों का भला करना है, इन दोनों की प्रोग्रेस देखनी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो बैलेंस्ड ग्रोथ है फर्म का उसे मैक्सिमाइज करना चाहिए। और फर्म का जो बैलेंस ग्रोथ है उसे मैक्सिमाइज करते हुए इस हाइपोथेसिस में बताया कि आपको 3 फाइनेंशियल रेशियोज को ध्यान में रखना होता है। एक उसमें बताया कि डेट इक्विटी रेशियो को आपको ध्यान में रखना है। डेट इक्विटी रेशियो आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डेट हो गया फर्म में तो फिर रिस्क बढ़ सकता है, इंसॉल्वेंसी का खतरा बढ़ सकता है। तो एक ऑप्टिमम लेवल आपको अटेन करना है। लिक्विडिटी रेशियो, आपकी जो लिक्विडिटी है वो अप्रोप्रिएट आपके पास होने चाहिए। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के मुकाबले अच्छे खासे होने चाहिए। और इसके साथ है रिटेंशन रेशियो, जो कि बताती है कि आपने अपने प्रॉफिट्स में से कितना रिटेन किया, कितने आपने रिटेन कर लिए, रिटेन अर्निंग्स कितनी बन गई आपकी। तो अगर आप अर्निंग्स को ज्यादा रिटेन करेंगे तो फर्म के लिए फायदा हो सकता है कि उसे लगे कि हाँ मेरे पास पड़ा है, पैसा पड़ा है, कुशन पड़ा हुआ है, बट इससे आपका डिविडेंड शेयर होल्डर्स को काम हो जाएगा और जो कि शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी एक बैलेंस बनाने की जरूरत हो जाती है। तो डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, रिटेंशन रेशियो आपके आंसर में इंक्लूड होंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों ये जो सवाल था मैरिस हाइपोथेसिस पे बेस था। ये हाइपोथेसिस जिसने पढ़ी हुई है आई थिंक वही इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। सवाल थोड़ा सा डीप नॉलेज आपसे डिमांड करता है, और अगर आपने इस सवाल को गलत भी किया तो मैं कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं मानूंगा। सवाल ही थोड़ा सा डीप था, टेक्निकल था, इस वजह से अगर आपकी गड़बड़ होगी है तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सवाल जो सारे सवाल जो पेपर में आएंगे उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पेपर को क्रैक करना है तो 150 में से 100 सवाल सॉल्व करके भी जेआरएफ हो जाता है, तो 50 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो हर चीज आपको आती हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ सवालों को देख के घबराना नहीं है। कुछ ना कुछ सोचिए, कुछ ना कुछ तुक्का जरूर लगाइए। कई बार तुक्का चल भी जाता है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, तो उसका फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। फिलहाल जो मेरिस हाइपोथेसिस है और उसके अंदर जो रेशियोज कंसीडर की जाती है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, डिटेल में बता दिया है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल। तो गॉर्डन के डिविडेंड मॉडल की क्या असम्पशंस हम यहाँ पे लेकर चलते हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले किया जी के ई इज ग्रेटर देन बी आर। तो ऐसे अज्यूम किया जाता है कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपका जो ग्रोथ रेट है बी इंटू आर से जिसे निकालते हैं उससे ग्रेटर है, तो ये बिल्कुल सही है।
आर एन के ई आर चेंजिंग, तो ऐसा तो नहीं मानते हम, तो इन्हें कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फर्म इज नॉट एन ऑल इक्विटी फर्म, ये भी गड़बड़ है क्योंकि हम मानते हैं कि फर्म हमारी ऑल इक्विटी फर्म है। फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, तो हाँ ऐसा माना जाता है। रिटेंशन रेशो वंस डिसाइडेड इज कांस्टेंट, तो जो आपकी रिटेंशन रेशो है उसे कांस्टेंट माना जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ए, डी और ई, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आसानी से मार्क हो सकता था। प्यारे दोस्तों, ये सारी असम्पशंस गॉर्डन मॉडल की आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस यहाँ पे कर रखी थी, तो आई थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी। सवाल है, प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया इज इशूड बाय अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो प्रेफरेंस शेयर जनरली कितने साल के लिए इशू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। तो प्रेफरेंस शेयर जो हमारा मैक्सिमम पीरियड रहता है वो 20 ईयर्स का रहता है, तो सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। हमारे कंपनी लॉ के अंदर ये प्रोविजन बना रखा है, तो इसे फॉलो करना होता है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर्स का कंसेप्ट और उनको कितने समय के लिए इशू कर सकता है ये आपको कोर्स में भी बताया था। तो बताया गया था कि आपको 20 साल तक यहाँ पे इनको इशू कर सकता है प्रेफरेंस शेयर्स को, और इसीलिए आप आसानी से इसका आंसर भी मार्क कर सकते थे। तो ये चीज भी कोर्स में स्पेसिफिकली कवर थी, अगर आपको याद नहीं थी तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं रिवीजन कमजोर है और उस पर आपको और ज्यादा वर्क करना होगा। चलिए यहाँ पे सवाल है, असर्शन और रीजन दे रखे। असर्शन है, capital structure is determined within the debt capacity of a company and it should not be exceeded। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोले तो डेट और इक्विटी, तो कितना कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कौन से कंपोनेंट का बनेगा, यानी कि कितना डेट आएगा कितना इक्विटी आएगा, ऐसा कुछ अगर हमें डिटरमाइन करना है तो ये हम देखेंगे अपने डेट कैपेसिटी को देखकर। तो हमारी कुछ ना कुछ डेट कैपेसिटी होगी, ऐसा नहीं होगा कि हमारी फर्म में जो इक्विटी होगी वो 1 करोड़ की और डेट 100 करोड़ का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इक्विटी और डेट का बैलेंस होना जरूरी है। आपने डेट इक्विटी रेशियो भी सुना होगा, आपने फाइनेंशियल लीवरेज भी सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि फाइनेंशियल लीवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो डेट और इक्विटी के अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो बिल्कुल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय आपको अपनी डेट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। इसके बाद बताया कि debt capacity of a company depends on its ability to generate cash flows. It should generate cash enough to pay lenders fixed charges and principal sum। तो कहा कि हमारी डेट कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए, डेट कैपेसिटी हमारी जो कंपनी है उसकी किस चीज पे डिपेंड करेगी, हमारी कैश फ्लोज पे डिपेंड करेगी। देखो, अगर आप ज्यादा कैश कमा रहे हो तो फिर ज्यादा डेट रख सकते हो, क्योंकि फिर आप आसानी से इंटरेस्ट की पेमेंट प्रिंसिपल की पेमेंट कर पाओगे। तो सेकंड वाला जो रीजन वाला पॉइंट है उसमें डेट कैपेसिटी को एक्सप्लेन किया। तो अब असर्शन और रीजन कहीं ना कहीं दोनों आपके सही है, बट अब चूज करना है कि रीजन एक्सप्लेनेशन भी सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, अब इस चीज को सोचना है। अब देखो, असर्शन में आपको बता रखा है कि आपकी डेट कैपेसिटी जो है वो डिटरमाइन करेगी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को, और रीजन में डेट कैपेसिटी को डिफाइन कर रखा है। रीजन में ये नहीं बता रखा कि डेट कैपेसिटी कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेगी, तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है रीजन के साथ, बट जनरली बात कर रखी है डेट कैपेसिटी क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 के दोनों करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। अगर रीजन में ऐसा लिखा रहता कि हमारे पास जो डेट होता है डबल एज स्वॉर्ड रहता है और आपको डेट को जुडिशियसली यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे बातें लिखी रहती तो आप रीजन को असर्शन के साथ करेक्टली रिलेट कर सकते थे। बट क्योंकि यहाँ नॉर्मली जनरली डेट कैपेसिटी की डेफिनेशन ही दे दी गई, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 का बन गया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ न्यू एज लिमिटेड इज ₹80। The dividend expected a year from now is ₹4 and is expected to grow at a constant rate of 10%। तो अभी तक तो समझ आ ही गया आपको कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। आपको कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी यहाँ पे लगानी है। फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द न्यू इशू विल बी 8%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, D1 डिवाइडेड बाय NP नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ रेट, ये फॉर्मूला लगने वाला है। D1 हमें सवाल में ऑलरेडी दे दिया है जी, D1 दे दिया है 4 का, हमें मार्केट प्राइस दे दिया है कितने का, मार्केट प्राइस दे दिया है हमें 80 का, और यहाँ पे ये भी बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट नए इशू के 8% रहने वाला है, तो 80 में से 8% हमें काट के ही मिलने वाला है, प्लस हमें इसमें ग्रोथ रेट भी ऐड करना है और ग्रोथ रेट हमें यहाँ पे 10% का दिया हुआ है। तो अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कुछ कुछ करेंगे
थोड़ा सा ट्राई तो कर सकते हैं सॉल्व करने का, बट मुझे लग रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करूं, तो देखो आपका जो आंसर है वो 10% से तो ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रेट 10% है। और हम जो ये निकल कर आएगी फिगर, इसे निकालना थोड़ी सी दिक्कत है। इसमें 10% ऐड करने वाले हैं, 0.10 मतलब 10% ऐड करने वाले हैं, तो 10% से तो ज्यादा ही होगा। तो 3 और 4 को तो मैं वैसे ही काट दूंगा। और देखो अगर मुझे गेस लगाना भी होगा ना, तो मैं आसानी से ऑप्शन नंबर 1 ही लगाऊंगा, क्योंकि अगर 15% होता तो मेरा सीधा सीधा ये 5 आना चाहिए था, इसको सॉल्व करके 5 आना चाहिए था, बट ये 5 सॉल्व करके नहीं आएगा, क्योंकि एक सिंपल फिगर ये नहीं बनेगी। ये जो फिगर बनेगी, ये कॉम्प्लिकेटेड सी ही फिगर बनेगी, डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ पे नहीं निकल कर आएगा। और इसीलिए मैं मार्क भी करूंगा तो 15.43% को ही करूंगा। 10% से ज्यादा है और आंसर जो है डायरेक्ट नहीं है, मतलब फ्रैक्शन कुछ ना कुछ रहेगा, तो 15.43% ही आपको टिक करना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको पेपर में आंसर मार्क करने होंगे जब आपके पास टाइम की कमी रहेगी। आप ज्यादा कैलकुलेशन में जाकर टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फंडा है, कंसेप्ट है, आपके साथ कोर्स में डिस्कस किया गया था, तो उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इन द इंडियन मनी मार्केट। तो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को लेकर सवाल है, और अगर आप इसकी ऑप्शंस देखेंगे तो हर ऑप्शंस में बात करी हुई है आपके कॉल रेट्स की। तो कॉल रेट कौन से होते हैं? ये कॉल रेट वो वाले रेट नहीं है कि आप कॉल करेंगे तो कॉल के चार्जेस क्या लगेंगे, ये वो रेट नहीं है। कॉल रेट आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे बैंक्स को जो शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जो ओवरनाइट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, एक दिन के अंदर इसको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है कॉल मनी मार्केट से। और जिस रेट पे आपको वहां पे पैसा मिलता है उसे कॉल रेट कहा जाता है। तो बहुत बहुत शॉर्ट समय के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो कॉल रेट पे आप ले सकते हैं। तो एक बैंक के पास सरप्लस है, दूसरे के पास जरूरत है, वो तो यहाँ पे जिसके पास सरप्लस है वो दूसरे वाले को दे देगा, और उसका जो पैसे दिए जाएंगे उस पे कॉल रेट यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो ओवरनाइट लेंडिंग के लिए इस रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अगर हमारा जो लिक्विडिटी पोजीशन है, अगर लिक्विडिटी पोजीशन काफी अच्छा होगा, यानी कि मार्केट में बहुत सरप्लस लिक्विडिटी अवेलेबल है, बहुत पैसा मार्केट में अवेलेबल है, तो उस केस में आपको अगर पैसे चाहिए, एक बैंक है उसके पास पैसे की कमी है बट मार्केट में बहुत पैसा है, तो वो पैसा मार्केट से उठा लेगा और उसको ज्यादा रेट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको आसानी से पैसा दे देंगे, तो वो कम रेट पे, लो रेट पे पैसा उठा लेगा। बट अगर मार्केट में पैसे की तंगी है, लिक्विडिटी वहां पे पोजीशन जो है टाइट हो रखी है, तो उस केस में अगर किसी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आसानी से मिलेगा नहीं, जहां से मिलेगा वहां पे रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट यही कह रही है, वेरी टाइट लिक्विडिटी पोजीशन विल इंक्रीज द कॉल रेट्स व्हाइल एक्सेस लिक्विडिटी विल गिव फेयरली लो एंड स्टेबल रेट्स। तो बिल्कुल सही बात यहां पे बोली हुई है। If the liquidity crunch of the banks is passed on to the system, it may lead to high volatility in the call rates. तो अगर लिक्विडिटी क्रंच है, यानी कि लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, हमारे बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं है, तो उस केस में हमारे कॉल रेट्स में वॉलेटिलिटी होने वाली है। तो बिल्कुल सही बात है, वॉलेटिलिटी रहने वाली है अगर लिक्विडिटी क्रंच है। Call rates under normal liquidity condition are the cap rate for the term money market. अब ये जो इन्होंने बात कर रखी है अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, और अभी आगे बढ़ के अगले पॉइंट पे चलते हैं। इन द वॉलेटाइल कॉल मार्केट सिचुएशन लेंडिंग विल यील्ड हाई रिटर्न। तो अगर वॉलेटाइल कॉल मार्केट है, वॉलेटाइल कॉल मार्केट का क्या मतलब है कि लिक्विडिटी करंच चल रहा है, लिक्विडिटी की शॉर्टेज चल रही है, तो उस केस में अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आप किसी को लोन में देंगे तो उस पर आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, और इस केस में हमारे जो बैंक्स है वो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकता है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो भी हमारा सही है, और बचता है पॉइंट नंबर 3, और ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 ही है। सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो सकता है, और इसी तरीके से इस सवाल को आपको अप्रोच करना है। अगर आपको ये बेसिक चीजें मालूम है तभी आई थिंक आप इस सवाल को कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3।
तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा था उसे थोड़ा सा और बता देता हूं, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है कॉल मनी मार्केट को लेकर। तो कॉल मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट है जिसके अंदर आपके जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बोरो करते हैं, लेंड करते हैं एट इंटर बैंक रेट्स। इसका ड्यूरेशन केवल 1 डे रहता है, ओवरनाइट बोरोइंग लेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारे बैंक्स की जो बहुत शॉर्ट टर्म की पैसे की रिक्वायरमेंट है जो कि उनको पूरी करनी है, या तो कोई उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया, या फिर उनको सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, कोई सडन रिक्वायरमेंट आ चुकी है फंड्स की, उसके लिए वो इस कॉल मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं आपके बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके कोऑपरेटिव बैंक, आपके प्राइमरी डीलर्स, ये हमें देखने को मिलते हैं। ये बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको पैसा, अगर इनके पास पैसा सरप्लस में है तो लेंड करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो बोरो करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लिक्विडिटी जो है वो कॉल मनी रेट को अफेक्ट यहाँ पे करने वाली है। अगर लिक्विडिटी कंडीशन टाइट चल रही है, पैसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस केस में रेट बढ़ जाएंगे। अगर पैसा मार्केट में बहुत अवेलेबल है तो फिर रेट यहाँ पे कम रहने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताया गया कि अगर आपकी सरप्लस लिक्विडिटी कंडीशन है, देखो अगर आपकी यहाँ पे सरप्लस लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है तो उस केस में आपका जो कॉल रेट रहेगा वो यहाँ पे बताया गया, इट विल बी क्लोज टू द रिवर्स रेपो रेट। देखो एक रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट होता है और एक आपका होता है रिवर्स रेपो रेट। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है। रेपो रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है तो ये रेट जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। रिवर्स रेपो रेट पे बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखते हैं और ये रेट यहां पे कम होता है। रिवर्स रेपो रेट कम होता है और रेपो रेट आपका ज्यादा रहता है। तो अगर आपकी सरप्लस लिक्विडिटी कंडीशन है तो उस केस में आपका जो कॉल मार्केट का रेट है वो क्या रहता है, वो कम रहता है। जैसा हमने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया, वो कम रहता है, कम रहता है तो वो रिवर्स रेपो रेट के आसपास जो है वो लाई करता है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट भी कम ही होता है। बट अगर हमारी टाइट लिक्विडिटी कंडीशन है, अगर हमारी टाइट लिक्विडिटी कंडीशन है तो उस केस में रेट ज्यादा होगा। हमने अभी देखा, डिस्कस किया, टाइट लिक्विडिटी कंडीशन के अंदर कॉल मनी रेट क्या होता है, राइज करता है, ज्यादा होता है। और ये हमारा जो रेट है फिर हमारे रेपो रेट के आसपास हो जाएगा, रेपो रेट के पास यहां पे हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे आपको बता रखी है, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स जो कि आपको मालूम होने चाहिए थे वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। जितना भी आपको समझ में आया इट इज मोर देन इनफ। ऐसे सवाल अगर बहुत टिपिकल पेपर में पूछने लगेंगे तो आई थिंक फिर स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ही होगी। आपको अगर नहीं आता था तो आई थिंक आपको अब कुछ क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है मैथ्स द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ लीजेस दे रखी है और उनके डिस्क्रिप्शन दे रखी है। लीवरेज लीज, डायरेक्ट लीज, वेट लीज और अपडेट लीज। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से आपने कम से कम लीवरेज लीज तो सुना होगा, इतना मैं मानता हूं, बट हो सकता है बाकी आपने ना सुने हो। बट फिर भी हमें लीजिंग तो पता है क्या होता है, और हमें अगर ऐसी कुछ टर्म्स दे रखी है तो हम दिमाग जरूर लगा सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर मार्क होना चाहिए। सबसे पहले है जी लीवरेज लीज। लीवरेज लीज के अंदर आप जानते हैं कि लीवरेज लीज के अंदर कुछ डेट का एलिमेंट रहता है, कुछ बोरोइंग का एलिमेंट यहाँ पे रहता है, कुछ लोन का एलिमेंट रहता है। तो अगर आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है उसमें दिखेगा कि ऐसा लोन की बात हो रही है कि लेसर, लेसी और फाइनेंसर होते हैं। लेसर प्रोवाइड्स इक्विटी एंड मेजर अमाउंट इज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंसर एज अ लोन, तो इसे लीवरेज लीज बोला जाता है। तो आप ए को तो 4 से मैच कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी वाले पॉइंट्स में शायद आपको दिक्कत आ सकती है, बट फिर भी दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं मैच करने की। और अगर आपने ए 4 से मैच कर लिया तो फिलहाल हम यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस को तो काट सकते हैं, बस अभी हमें 2 में चूज यहाँ पे करना है। डायरेक्ट लीज दे रखी है, डायरेक्ट लीज हमारा किससे मैच होना चाहिए अभी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। इसके बाद वेट लीज दे रखा है, वेट लीज भी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। अपडेट लीज दे रखा है, अपडेट लीज पे दिमाग लगाया जा सकता है। अब देखो ये वाला पॉइंट कह रहे प्रोटेक्ट्स लेसी अगेंस्ट द रेट ऑफ ऑब्सोलेसेंस। तो अगर अपडेशन की बात हो रही है तो फिर ऑब्सोलेसेंस यानी कि आउटडेट होने के रिस्क से कुछ बचना तो चाहिए, है ना, कुछ यहां से हमें प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए। अगर अपडेट लीज है तो वो उसे हम 3 से मार्क कर सकते हैं, 3 से मैच कर सकते हैं। तो इतनी अगर आपने मैचिंग कर ली थोड़ा सा दिमाग लगा के तो फिर आप आंसर तक पहुंच जाते। डी को 3 से मैच करते और साथ ही पॉइंट नंबर 2 को आप आंसर अपना लगा देते। वेट लीज आपका मैच होता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से। तो वेट लीज के अंदर बेसिकली क्या बोला गया कि जब आप एयरक्राफ्ट लीज पे लेते हैं और उसके अंदर अगर आपका जो फ्यूल है, फ्यूल वेट होता है, फ्यूल गीला होता है,
अगर उसका भी कॉस्ट इंक्लूडेड है आपके लीज के रेट में तो फिर उसे वेट लीज का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी एग्जामिनर पता नहीं क्यों पूछ रहा है, बट पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। और बचा डायरेक्ट लीज, जो कि आप अपने फिर वन से मैच कर लेते। तो प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर इसी अप्रोच से आपको ऑप्शन नंबर 2 का लगाना था। देखो, सभी को इतनी ही नॉलेज होगी, सभी को इतना ही पता होगा जो पेपर देने जाएंगे, बट कोई ना कोई और दिमाग लगाएगा और ऐसे आंसर मार्क कर जाएगा। कई सवाल को देख के डर जाएंगे और फिर पूरा सवाल को छोड़ देंगे, अपना आंसर कुछ नहीं मार्क करेंगे, कहेंगे अरे पेपर तो बहुत मुश्किल है। तो सवाल ऐसे ही आएंगे, आपको दिमाग लगाना है और करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। प्यारे दोस्तों, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस है आप उनको एक बार यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी इनको एक बार इंक्लूड कर दिया है। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following is a method of converting a non-productive inactive asset that is receivable? तो हमारे जो रिसीवेबल्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, उनको हम एक प्रोडक्टिव एसेट में यानी कि कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने रिसीवेबल्स को सेल कर देते हैं by selling receivables to a company that specializes in their collection and administration। तो अपने रिसीवेबल्स को, डेटर्स को एक ऐसी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं जो कि डेटर कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइज्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सीधा सीधा पकड़ लिया होगा, फैक्टरिंग हो रहा है। यहाँ पे फैक्टरिंग की सीधी सीधी डेफिनेशन दे रखी है, बहुत ही सीधा आसान सवाल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, फैक्टरिंग का जो आपके पास कंसेप्ट है, कोर्स में डिस्कस भी किया हुआ था, तो आई डोंट थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल है, अ फर्म इज एक्सपोज्ड टू ट्रांसलेशन लॉस इफ इट यूजेस करंट एक्सचेंज रेट टू ट्रांसलेट इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द मेथड्स in use in translating assets and liabilities? Current non-current method, temporal method, monetary non-monetary method, current rate method, transaction non-transaction method। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है ट्रांसलेशन एक्सपोजर की। तो अगर आपको मालूम हो, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारे पास अलग अलग एक्सपोजर होते हैं। हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है। अब ये सवाल है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर की बात कर रहा है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हमें कुछ लॉसेस हो सकते हैं। और ये बेसिकली पूछ रहा है कि क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं ये ट्रांसलेशन करने के लिए। देखो, अगर आपको ट्रांसलेट करना है एसेट्स और लायबिलिटीज को किसी और करेंसी में, तो उसके आपके पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। करंट नॉन करंट मेथड है, टेम्पोरल मेथड है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड है, और करंट रेट मेथड भी अवेलेबल रहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, बी, सी और डी को इंक्लूड करेगा। ये हमारे पास मेथड नहीं बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल था थोड़ा सा हाई लेवल का था। नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये सवाल नहीं आता था तो घबराने की बात नहीं है, बट हाँ, अब आपको पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या मेथड्स होते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर को मेजर करने के। तो सबसे पहले हमारे पास है जी करंट नॉन करंट मेथड। तो करंट नॉन करंट मेथड बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर करंट एसेट्स और लायबिलिटीज जो है उसको करंट एक्सचेंज रेट के बेसिस पे हम कन्वर्ट कर लेंगे। नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज जो है उनको जो हिस्टोरिकल रेट होगा, जब ये नॉन करंट एसेट हमने खरीदा होगा या नॉन करंट लायबिलिटी इनकर हुई होगी, तब के रेट से उसे कन्वर्ट कर लेंगे। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड के अंदर हम जो भी मॉनेटरी अकाउंट्स होते हैं उनको करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे लेते हैं, जो भी नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स होते हैं उनको हिस्टोरिकल रेट पे लेते हैं। मॉनेटरी का मतलब है जिनकी पेमेंट पैसे में करनी है या जिनसे पैसे में मिलने हैं। तो चाहे आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया हुआ है, तो जिन पे भी पैसे की पेमेंट होनी है उस पे करंट एक्सचेंज रेट होगा। जिन पे पैसे की पेमेंट कोई नहीं होनी है, जैसे आपके पास कोई मशीनरी पड़ी है, फर्नीचर पड़ा है, तो ये सब नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स है, इनको आप हिस्टोरिकल रेट पे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद है करंट रेट मेथड। तो करंट रेट मेथड तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर सारी जो भी आइटम्स होती है बैलेंस शीट की, सभी आप करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से कन्वर्ट कर डालते हैं, एक्सेप्ट योर स्टॉक ऑफ कैपिटल, जिससे आप तब का रेट पे कन्वर्ट करते हैं जब आपने कैपिटल को इशू किया था। इसके बाद है टेम्पोरल मेथड। टेम्पोरल मेथड आपका मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड की तरह ही है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड की तरह ही सारी चीजें चलेंगी। इसके अंदर बस इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट जो है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इन्वेंट्री को किस पे ट्रांसलेट करेंगे ये डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू कर रहे हैं। अगर इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं तो उसके हिस्टोरिकल रेट पे कन्वर्ट करेंगे। अगर इन्वेंट्री को मार्केट प्राइस पे वैल्यू कर रहे हैं तो फिर हम करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे वैल्यू करेंगे। तो ये जो मेथड्स हैं इनके बारे में आप ब्रीफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए।
तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में हमें दे रखे है टाइप्स ऑफ एक्सपोजर और लिस्ट 2 में दे रखी है उनके डिस्क्रिप्शन। तो आइए करते हैं इनकी मैचिंग। इकोनॉमिक एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है जी इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर तो एक तरीके का ओवरऑल एक्सपोजर हो गया। अब इसको लेकर अगर मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूं तो ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन, रियल एसेट्स आर एक्सपोज्ड टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। तो अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं सारी रीड करता हूं तो मैं अगले पे चलता हूं। ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर तो बहुत बहुत सीधा रहता है कि आप जब ट्रांसलेट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी करेंसी के अंदर, तो उसका जो एक्सपोजर है, उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं एक्सचेंज रेट के अंदर, तो उसे ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहा जाता है। तो अब यहां पे आप इसे मैच कर सकते हैं सीधा सीधा सेकंड वाले से। इट अराइजेस व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर स्टेटेड इन फॉरेन करेंसीज आर रीस्टेटेड इन होम करेंसी ऑफ एन एमएनसी। तो इस वजह से ट्रांसलेशन एक्सपोजर अराइज होता है, ट्रांसलेशन की वजह से ये अराइज हो जाता है। तो बी आपका सेकंड से मैच होना चाहिए, ये मैं श्योर हूं। और इसी से वैसे मैं अपना आंसर लगा सकता हूं ऑप्शन नंबर 2 का। फिलहाल आगे भी बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को अगर हम देखते हैं तो हमारी जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसको अभी तक हमने मेनली सेटल आउट नहीं किया, कोई हमारी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है और उसमें एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से हमें रिस्क अराइज हो जाता है, उसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहा जाता है। और ये मेरा बिल्कुल 3 से मैच हो जाएगा। और इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सपोजर आपका 1 से मैच हो जाएगा। पोटेंशियल चेंजेस इन ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ अ फर्म। और ऑपरेटिंग एक्सपोजर आपका बचा हुआ 4 से मैच हो जाएगा। तो आसानी से ऑप्शन नंबर 2 को आंसर मार्क किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ये जो हमारे टाइप्स ऑफ एक्सपोजर है, इकोनॉमिक, ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए हुए थे, तो आसानी से आपने इस सवाल को डील कर लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल, द पोटेंशियल डेट ऑफ फर्म्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बी अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड। तो बहुत ही आसान सवाल आ गया कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक्सचेंज रेट से इफेक्ट हो जाती है जब हम कंसोलिडेशन करते हैं। देखो, हमारे पास जो कंपनी है वो कंपनी है यूएस की और वो काम कर रही थी इंडिया में। अब जो इंडिया में काम कर रही थी उसके फाइनेंशियल रूपी में बने होंगे। जब वो कंसोलिडेट करेगी, अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी यूएस वाली कंपनी, तो इस रूपी को उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डॉलर में जब वो कन्वर्ट करेगी तो आपका एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ डिफरेंसेस जो हैं उसको देखने पड़ सकता है। और इस वजह से जो हमारा एक्सपोजर अराइज होता है, दिस इज रेफर्ड टू एज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसलेशन एक्सपोजर। आसानी से आप इसे मार्क कर सकते थे। प्यारे दोस्तों, ट्रांसलेशन एक्सपोजर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कोर्स के अंदर कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं हमारे फॉरेन करेंसी और एसेट्स और लायबिलिटीज को अकाउंट्स की फाइनलाइजिंग के समय में, तो हमें यहाँ पे जो एक्सपोजर अराइज होता है उसे ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहा जाता है, इसे अकाउंटिंग एक्सपोजर भी बोला जाता है। तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, करेंसी डेप्रिसिएशन इन द इंडियन रुपी इन रिसेंट टाइम्स हैज बीन लार्जली एट्रीब्यूटेड टू। तो हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि जो हमारी रुपी है उसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है डॉलर के मुकाबले। तो $1 अगर 60 का होता था, अब $1 ₹70 के बराबर है। तो रुपी की वैल्यू कहीं ना कहीं गिर रही है। पहले 60 रुपए के देके डॉलर मिल जाता था, अब डॉलर लेने के लिए 70 रुपए देने पड़ते हैं। तो डॉलर महंगा, रुपी सस्ता हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक सेविंग्स, तो ये तो डोमेस्टिक वाला ही एंगल आ गया। तो डोमेस्टिक वाले का तो कोई रोल नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। इसे आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग एफडीआई फ्लोज, अगर एफडीआई फ्लो ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि डॉलर ज्यादा आएगा हमारे देश के अंदर। अगर डॉलर ज्यादा आएगा, डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी, तो फिर तो डॉलर का दाम घटना चाहिए, पर डॉलर तो महंगा हो रहा है, तो ये रीजन तो नहीं होना चाहिए। पोर्टफोलियो आउटफ्लोज, तो पोर्टफोलियो आउटफ्लो का मतलब है कि जो बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रखी थी वो बाहर वापस जा रही है। जो डॉलर जो है इंडिया से बाहर जा रहा है, तो अगर डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा तो डॉलर की जो सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से अगर इसकी डिमांड ज्यादा ही रहेगी तो उससे यहाँ पे इसका दाम डेफिनेटली बढ़ेगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। तो ये कारण हो सकता है कि डॉलर महंगा हो रहा है और रुपी सस्ता हो रहा है। तो ये कारण हो सकता है। हायर करेंसी सर्कुलेशन, तो हायर करेंसी सर्कुलेशन की, रुपए की करेंसी सर्कुलेशन ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू डॉलर, अगर कहे तो कह सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं है इस पॉइंट के अंदर, तो इसे स्किप करते हैं फिलहाल। हायर इंपोर्ट्स एंड डेट सर्विसिंग,
तो देखो अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर बाहर से सामान खरीदना है तो उसके लिए डॉलर चाहिए। डेट सर्विसिंग मतलब कि बाहर से जो आपने डेट लिए, लोन लिए, उनकी सर्विस करनी है, यानी कि उन पे इंटरेस्ट पे करना है, उनकी इंस्टॉलमेंट चुकानी है, तो उसके लिए भी आपको डॉलर चाहिए। तो इन सब वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ने वाली है। डॉलर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपये के मुकाबले डॉलर महंगा हो जाएगा, और हमारा जो रुपये है वो अगेन सस्ता हो जाएगा। तो इस वजह से भी हमारा यहाँ पे करेंसी डेप्रिशिएट हो सकता है। तो सी और ई तो सीधे सीधे लग रहा है। फिलहाल अगर ऑप्शंस देखें तो उसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सीधा सीधा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया था कि क्या क्या फैक्टर्स हमारे एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, और उसके अंदर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला एंगल भी और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला एंगल भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। तो उसी नॉलेज को अगर आप इस सवाल में अप्लाई करते तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेते। चलिए जी, तो यहाँ पे सवाल है, सेबीज स्किन इन द गेम रूल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर ब्रोकरेजेस। तो प्यारे दोस्तों, जो सेबी के स्किन इन द गेम रूल हैं, ये म्यूचुअल फंड्स के लिए लाए गए हैं। तो सेबी चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है उसके अंदर आम लोगों का पैसा लग रहा है, आपके और मेरे जैसे लोगों का पैसा लग रहा है। तो सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड का खुद भी कुछ पैसा लगे, इनके जो टॉप पे लोग काम कर रहे हैं इनका खुद भी कुछ पैसा लगना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ताकि ये अपने फंड को सीरियसली ले। इनका भी स्किन, इनका भी पैसा इस म्यूचुअल फंड की गेम में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। तो ऐसे रूल कुछ सेबी लेकर आया था, उसके ऊपर सवाल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following approaches of capital structure pleads that debt financing initially increases the value of the firm, however excess debt financing beyond a particular point reduces the value of the firm? तो देखो ऐसी कौन सी अप्रोच है, ये कहती है कि आप शुरू में डेट अगर एम्प्लॉय करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा, बट अगर डेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको उससे नुकसान होने वाला है। अगर आपने पकड़ लिया है तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस की गई थी, जो कि कहती है कि इनिशियली आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिक्रीज करेगा जब आप कुछ फाइनेंशियल लीवरेज इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद अगर आप और ज्यादा लीवरेज को बढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, आपकी वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है। तो ऐसी अजम्पशन हमारी जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ले रखी है। ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस की गई थी कोर्स के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये जो सवाल है पोर्टफोलियो अप्रोच की बात कर रहा है। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना लेते हैं, एज एन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बना लेते हैं, हम सारा पैसा एक जगह नहीं डालते हैं, हम कुछ पैसा एफडी में डालते हैं, कुछ पैसा शेयर में डालते हैं, कुछ हम गोल्ड भी खरीद सकते हैं, कुछ हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा डाल सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर एक चीज डूब जाए तो फिर हमारी बाकी चीज में नुकसान ना हो। अगर शेयर डूब गए तो हमारा गोल्ड बढ़ जाएगा, हमारा एफडी का जो इंटरेस्ट है वो तो आता ही रहेगा, बॉन्ड का इंटरेस्ट आता ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर एक चीज में नुकसान हो जाए तो दूसरे चीज में प्रॉफिट होके वो नुकसान कंपनसेट हो जाए, ऐसा कहीं ना कहीं अप्रोच हमारा रहता है। तो पोर्टफोलियो बनाकर हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर लेते हैं और उससे हमारा रिस्क कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू प्रोटेक्शन, रिटर्न एप्रिसिएशन, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो ये जो सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो अप्रोच से आप जोड़ सकते हैं। बट सवाल कह रहे हैं प्राइमरीली किस चीज पे फोकस्ड है। तो प्राइमरीली का जो इन्होंने आंसर दिया है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो आंसर मिला है हमें ऑफिशियली, दैट इज रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर ऐसा सवाल आपसे फ्यूचर में पूछता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इसी तरीके से इसका आंसर देना है कि पोर्टफोलियो अप्रोच जो है उसका प्राइमरी फोकस है रिस्क ऑप्टिमाइजेशन का। ये चीज अब आपको ध्यान में रख के चलनी है। करेक्ट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, in comparison to domestic equity investment, foreign equity investment would be preferred if it offers in which of the following situations? तो सवाल है आपकी डोमेस्टिक इक्विटी और फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहा है और पूछ रहा है कौन सी सिचुएशन में आप फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे। हायर डिविडेंड यील्ड एंड हायर रेट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन,
lower dividend yield and lower rate of capital appreciation, higher dividend yield and lower rate of capital appreciation, lower dividend yield and high rate of capital appreciation. प्यारे दोस्तों, इस सवाल में एम्बिग्यूटी है। तो पहले तो हमें ये नहीं पता कि बात किसके पर्सपेक्टिव से हो रही है, इन्वेस्टर के हिसाब से हो रही है या फिर जिस कंपनी को पैसा चाहिए उसके हिसाब से हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट, एक तो जो पर्सन जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके हिसाब से बात हो सकती है, और एक हो सकती है कि जिस कंपनी को पैसा चाहिए वो डोमेस्टिक इक्विटी प्रेफर करेगी या फॉरेन इक्विटी प्रेफर करेगी। देखो, जो हमारा इन्वेस्टर है वो क्या प्रेफर करेगा, उसे तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट वो प्रेफर करेगा जिसमें उसका रिटर्न ज्यादा हो और उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा हो। कंपनी वो प्रेफर करेगी जिसमें उसको कॉस्ट कम इनकर करनी पड़े, यानी कि उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिससे कम आ जाए, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो जाए, उसे वो प्रेफर कर सकती है। अब हमें सवाल में क्लैरिटी हो नहीं रही है कि किस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा गया। इसका आंसर जो ऑफिशियली दिया गया दैट इज ऑप्शन नंबर 2, लोअर डिविडेंड यील्ड एंड लोअर रेट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हो सकता है शायद कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, बट आई डोंट थिंक सवाल पूरी तरीके से 100% क्लियर है। और अगर इस सवाल को आपने गलत किया तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, सवाल थोड़ा सा और बेहतर तरीके से फ्रेम किया जाना चाहिए था ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो इस सवाल को समझ सके और अपना आंसर लगा सके। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, A project requires an initial investment of 56,125 and its estimated salvage value is rupees 3,000. The annual estimated income after depreciation and tax for its entire life of 5 years are 3375, 5375, 7375, 9375 and 11375. Which one of the following is its average rate of return? तो बेसिकली आपको ARR यहाँ पे निकालना है, और अगर आपको ARR का फॉर्मूला मालूम है तो आप आसानी से इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो देखो जी, आपको सॉल्व करना है इस सवाल को, न्यूमेरिकल सवाल है, तो फटाफट से सॉल्व करना शुरू कीजिए इस सवाल को, और फटाफट से मैं भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि सवाल को कैसे अप्रोच किया जाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरे को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये निकालना रहता है तो मेरे को दो चीजें चाहिए। मेरे को एक तो अपनी एवरेज रिटर्न चाहिए, मेरे को अपनी एवरेज कमाई चाहिए, और एक मेरे को चाहिए मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज कमाई में ये जो मेरे को 5 सालों की फिगर्स दे रखी हैं इससे निकाल सकता हूं, इनकी एवरेज लेके निकाल सकता हूं, और मेरी जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सैल्वेज वैल्यू इनकी एवरेज लेके निकाल सकता हूं, इनके बेसिस पे निकाल सकता हूं, और इसके बेसिस पे मेरा रेट ऑफ रिटर्न निकल सकता है। तो आइए फटाफट से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको दो चीजें चाहिए, आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए और एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए जो आपको 5 सालों का डाटा दे रखा है इनकी एवरेज कर दो, यानी कि इन सबको ऐड करके आप डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपके एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए तो जो आपकी इनिशियल और सैल्वेज वैल्यू है इसकी एवरेज कर दो, तो इनकी एवरेज कर दी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आपकी इनकी एवरेज आ गई। तो अब इसके हिसाब से आप आसानी से फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। 29.9% कुछ यहाँ पे निकल कर हमारा आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ था, इसको लेकर कुछ बेसिक सवाल भी डिस्कस किए हुए थे, तो आई डोंट थिंक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आई होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस सवाल में, और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कैलकुलेशन वाले कुछ कुछ न्यूमेरिकल सवाल कोर्स के अंदर आते हैं, पेपर के अंदर आते हैं, और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो खुद से कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस कीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं, क्लास सुन रहे हैं तो टीचर को करते हुए देख लेते हैं और उसी में मान लेते हैं क्या हो गया, खुद से नहीं सॉल्व करता है। तो खुद से सॉल्व करने की आदत बनाइए, तभी आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एग्जामिनेशन में तभी कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल सवालों को। तो यहाँ पे सवाल है, रीअरेंज द स्टेप्स फॉलोड इन इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूजिंग एनपीवी मेथड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो स्टेप्स दे रखे हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, फोरकास्टिंग कैश फ्लो, रैंकिंग द प्रोजेक्ट एज पर एनपीवी, कंप्यूट दी एनपीवी। मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पे पूरा का पूरा ये स्टेप याद करके आया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो रट्टा लगा के आया होगा, हाँ ये पहले ये बाद में, ये ऐसा कोई नहीं होगा। सब सवाल पढ़ेंगे और खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं खुद से दिमाग लगा रहा हूं तो मैं देखो यहाँ पे देखूंगा कि अगर मेरे को एनपीवी निकालना है तो इनमें से मुझे पहले क्या करना चाहिए, मेरे को कैलकुलेट करने चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, नहीं प्रेजेंट वैल्यू तो बाद में कैलकुलेट होंगे। मुझे डिस्काउंट रेट आइडेंटिफाई करना चाहिए, हाँ ये कहीं ना कहीं पहले करना चाहिए।
फोरकास्टिंग कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज को फोरकास्ट तो सबसे पहले करना चाहिए और फिर उसके बाद ही डिस्काउंट रेट लगेगा। एनपीवी के अंदर पहले हम अपने कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट को देखते हैं और यहाँ पे डिस्काउंटिंग करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंट वैल्यू जो है निकल कर आती है कैश फ्लोज की। तो देखिए जी, यहाँ पे कैश फ्लोज को फोरकास्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्काउंट रेट जो है उसको यहाँ पे अप्लाई किया और उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है। तो पहले मेरे पास सी आना चाहिए, फिर मेरे पास बी और ए आने चाहिए, और इन सब के बाद मेरी एनपीवी निकल जाएगी और मेरे जो प्रोजेक्ट्स है मैं उनकी रैंकिंग कर सकता हूं। जिसकी एनपीवी ज्यादा है उसको ज्यादा रैंक दे देंगे, जिसकी एनपीवी कम है उसको कम रैंक दे देंगे। तो ऐसे में अपना जो आंसर है मार्क कर सकता हूं, पहले सी आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर मेरे पास आना चाहिए ई और डी, और सीधा सीधा ऑप्शन 3 का आंसर बन जाएगा। इतना सारा सॉल्व करने की बजाय आई थिंक अगर आपने पहले और 2-3 स्टेप्स भी पहचान लिए तब भी आपका आंसर आसानी से लग जाता। ऑप्शन 3 आप आसानी से मार्क कर सकते थे अगर आपको यह पता चल गया कि पहले आपका सी आना चाहिए। चलिए, तो यहां पे सवाल है, which of the following assumptions form the basis of MM hypothesis in stating irrelevance of capital structure regarding weighted average cost of capital remaining constant। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी MM hypothesis है कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर, उसके ऊपर सवाल है कि उसकी assumptions इनमें से कौन कौन सी हैं। परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स, बिल्कुल ऐसी assumption है एमएम हाइपोथेसिस की। हिट्रोजीनस रिस्क क्लास, ऐसी assumption नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो assumption है होमोजीनस रिस्क क्लास, ये assumption होती है। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, हाँ ये हमने इनिशियली अज्यूम किया था, बाद में इसे रिलैक्स भी कर दिया था। फुल डिविडेंड पे आउट, हाँ तो डिविडेंड पे आउट को तो हम 100% लेकर चलते हैं। और साथ ही बोला गया सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्म सीबीआईटी विद विच टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हमारी जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है वो सेम रहती है, और कहीं ना कहीं कांस्टेंट भी एज्यूम करते हैं काफी चीजों को, तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने असम्पशन के अंदर। फिलहाल कौन कौन से पक्के हैं वो देख लेते हैं। ए, सी और डी तो पक्के हो गए कि ए, सी और डी तो आने ही चाहिए, और ए, सी और डी जो है प्यारे दोस्तों आपके पास 1 में नहीं पूरे होंगे, 4 में पूरे नहीं होंगे, आपको सेकंड और थर्ड में से चूज करना है। और हमने ये भी पता लगा लिया था कि बी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि होमोजीनस रिस्क क्लास हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, हेट्रोजीनस नहीं, होमोजीनस एक जैसे है ऐसे एज्यूम करते हैं। हेट्रोजीनस तो अलग अलग हो गया, असम्पशन तो होमोजीनस की ली जाती है। तो ए, सी, डी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, हमारी ये सारी assumptions एमएम अप्रोच की आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस करी हुई थी, तो आई डोंट थिंक आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आई होगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन जहां पे हमने बिजनेस फाइनेंस से जुड़े हुए सवाल आपके साथ डिस्कस किए जो कि नेट 2022 के पेपर में पूछे गए थे। सभी शिफ्ट के सवाल आपके साथ डिस्कस कर लिए, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सवाल पेपर में आने और कैसी तैयारी आपको यहाँ पे करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।